रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। साथियों, समायोजन के तीसरे चरण का जो केस था उस पर फैसला आ गया है। फाइनल डिसीजन उसका आज आ गया है। काफ़ी दिनों से ये केस चल रहा था, लगातार तारीख पर तारीख दिए जा रही थी, लेकिन आज इसका फाइनल डिसीजन आ गया है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या डिसीजन आया है, किस तरीके से होना है, क्या प्रक्रिया रद्द होगी, अगर प्रक्रिया रद्द नहीं होगी तो आगे क्या है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। साथियों, आपको अगर आदेश पढ़ना है तो आप आदेश की कॉपी की लिंक, जो पीडीएफ का लिंक है, वो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन आदेश में क्या है वो सारी चीज़ें हम आपको एक पॉइंट बाई पॉइंट बताते हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अगर आपने भी स्किप कर दिया तो फिर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपसे छूट सकती हैं। जो आदेश जारी किया है वो जस्टिस मंजू रानी चौहान जी ने सुनाया है। आज ही ये आदेश आया है। इसमें रूल 21 के तहत समस्त याचिकाओं को डिस्पोज कर दिया है। डिस्पोज करने का मतलब ये नहीं है कि याचिकाएं खारिज नहीं हुई हैं। हम आपको बता दें कि याचिका कोई भी खारिज नहीं हुई है। यहाँ पर राज्य सरकार ने 11 नवंबर 2025 को एक ऑर्डर जारी किया गया था, जिसमें प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का पुनः समायोजन करने का आदेश दिया गया था, जिससे कि हर स्कूल में छात्र शिक्षक अनुपात सही रहे। इसके विरोध में शिक्षकों द्वारा हाईकोर्ट में कई सारी याचिकाएं दायर की गई थी, जिसमें बाराबंकी और आपका श्रावस्ती वगैरह कई सारे डिस्ट्रिक्ट थे, वहाँ पर उनके द्वारा इसको चुनौती दी गई थी। शिक्षकों की मुख्य मांग थी कि जुलाई में पहले ही ट्रांसफ़र प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो नवंबर में दोबारा क्यों? एक बार समायोजन जब जुलाई में कर दिया गया है तो फिर से नवंबर में करने की क्या आवश्यकता हो गई है? 14 नवंबर वाले आदेश में स्पष्ट प्रक्रिया नहीं बताई गई थी कि वहाँ पर सीनियर का होना है कि जूनियर का होना है, और हर एक ज़िले में जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उन्होंने अपनी मर्जी के हिसाब से समायोजन ट्रांसफ़र किए थे। कहीं ज़िलों में सीनियर का किया गया विकल्प लेकर, तो कहीं सीनियर का बिना विकल्प लिए हुए किया गया, कहीं पर जूनियर का कर दिया गया बिना विकल्प के। तो इस तरीके से कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, जिसका जैसा मन हुआ वैसे ही कर दिया गया। लास्ट कम फर्स्ट गो जैसे सिद्धांत का गलत इस्तेमाल किया गया। लास्ट कम फर्स्ट गो का मतलब कनिष्ठ अध्यापक होता है, उसका गलत इस्तेमाल किया गया। बिना सुनवाई के हियरिंग के ही ट्रांसफ़र कर दिया। मिड सेशन में सत्र के बीच में पढ़ाई ट्रांसफ़र से पढ़ाई प्रभावित होती है, क्योंकि टीचर इधर से उधर जाते हैं तो फिर छात्र समस्याएं तो खड़ी होती हैं। इसी के बीच में यहाँ पर अध्यापकों ने अपनी दलीलें रखी थी। अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों को भी हटा दिया गया, क्योंकि सरकार ने करीब आज से 8 साल पहले इंग्लिश मीडियम के जो विद्यालय खोले गए थे, वहाँ से उन जो अध्यापकों को लेकर आए थे इंग्लिश मीडियम में, उनका भी ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो सरकार की पुरानी नीति का क्या हुआ, उस सभी का ये उनके पूरे पॉइंट्स थे। अब यहाँ पर राज्य सरकार की जो दलील थी उसके भी बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा आरटी एक्ट के अनुसार हर विद्यालय में न्यूनतम शिक्षक होना जरूरी है। आर्टिकल 21 के तहत शिक्षकों बच्चों को शिक्षा देना राज्य का मूल कर्तव्य है। उन्होंने इस बात को बोला। यदि किसी स्कूल में केवल एक शिक्षक है या कोई नहीं है तो वहाँ शिक्षक भेजना आवश्यक होता है। ट्रांसफ़र सेवा का सामान्य नियम है, तो कभी भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये उनके द्वारा कहा गया। साथ ही ट्रांसफ़र एक ही ज़िले में हुआ है, तो यहाँ पर कोई समस्या भी नहीं है। अब कोर्ट ने क्या कहा है, मेन पॉइंट उस पर आते हैं। कोर्ट ने कहा है कि सरकार का आदेश वैध है, जो ट्रांसफ़र किए हैं वो सही हैं। कोर्ट ने कहा है कि जो 14 नवंबर का आदेश था वो मनमाना नहीं है, यह आरटी एक्ट 2009 के पालन के लिए जारी किया गया था, तो सरकार ये आदेश जारी कर सकती है। जुलाई के बाद भी ट्रांसफ़र हो सकता है, ट्रांसफ़र एक सामान्य प्रक्रिया है, तो इस तरीके से यहाँ पर कोई समस्या भी नहीं है। जिला स्तरीय समिति जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में बनाई गई। यदि किसी शिक्षक को तीव्र समस्या है तो वो शिक्षक समिति के सामने विज्ञप्ति अपनी आपत्ति दे सकता है। व्यक्तिगत कठिनाई से आदेश अवैध नहीं होता, सिर्फ असुविधा या परेशानी के आधार पर ट्रांसफ़र रद्द नहीं किया जा सकता है।
सरकार जो हाई कोर्ट ने 14 नवंबर के आदेश को, सरकारी आदेश को वैध माना है। शिक्षकों को अगर कोई समस्या है तो वो ट्रांसफ़र समिति के सामने जाएंगे। यहाँ पर एक जो हमारे सामने पैराग्राफ है ये हम पढ़ के आपको बताते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। द कंसर्न अथॉरिटी इज फर्दर डायरेक्टेड टू forthwith verify, rectify and update the correct and authentic data on the UDAS portal, and on the basis of such updated data to undertake posting and deployment of teachers strictly in accordance with the provisions of the Right to Children to Free and Compulsory Education Act 2009, so as to ensure and maintain the prescribed pupil teacher ratio in its true letter and spirit। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि एक कंसर्न अथॉरिटी को यूडाइस पोर्टल पर जो छात्रों की संख्या है उसको करेक्ट अपडेट करना है, वेरीफाई करना है, और अगर कोई समस्या है तो उसको रेक्टिफाई वगैरह करके पहले तो यूडाइस पोर्टल पर जो छात्रों की संख्या है उसको सही करना है, क्योंकि अध्यापकों ने दलील दी थी कि यूडाइस पोर्टल पर और आपका प्रणा पोर्टल पर छात्र संख्या अलग है, तो इस वजह से कई सारे जगह पर ये मिसमैच हो रहा है। तो पहले तो यूडाइस पोर्टल पर जो छात्र संख्या है उसको सही करना है, उसको सही करने के बाद फिर आरटी एक्ट के अनुसार जो भी आपका समस्या आ रही है उसको आरटी एक्ट के अनुसार ही उनको ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र का आदेश रद्द नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पर जो भी याची हैं उनके लिए बताया है कि ये जो है एक याचियों को फिर से मौका मिलेगा। साथ ही आगे कोर्ट ने बताया है कि जो भी याची हैं उनको आज से एक सप्ताह के भीतर जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के समक्ष एक अलग और व्यापक अभ्यादेवन आपत्ति प्रस्तुत करनी होगी। ऐसी आपत्तियों की प्राप्ति पर समिति लागू नियमों, बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के आदेश और संबंधित सरकारी आदेशों के आलोक में उनकी जांच करेगी और उसके बाद 1 महीने के भीतर कानून के अनुसार तर्कसंगत और स्पष्ट आदेश पारित करेगी। तो जो याची हैं उनके लिए आदेश है, बाकी जो याची नहीं है उनके लिए अभी कोई आदेश नहीं किया है कोर्ट ने कहा है कि जो याची हैं उनको 1 हफ्ते के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाई गई थी डीएम साहब की अध्यक्षता में, उसके सामने अपना आपत्ति दर्ज करानी होगी। इसके बाद 1 महीने के अंदर वो सारे नियमों कानूनों को आरटी 2009 के और संबंधित आदेशों को जांच परखने के बाद फिर 1 महीने के अंदर अपने तर्कसंगत और स्पष्ट आदेश पारित करेगी कि क्या इनका आदेश, इनका समायोजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये सारे के सारे के लिए आज से पहले 1 हफ्ते के अंदर प्रत्यावेदन होगा, उसके 1 महीने के बाद वो अपना कभी भी चीज़ें आदेश जारी कर सकती है। तकरीबन 1.25 महीने का टाइम दिया गया है इस सभी के लिए। आज से 1 महीने की अवधि के लिए या सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अंतिम आदेश पारी होने तक जो भी पहले हो आज की यथास्थिति बनाए रखी जाती है। तो जो 1 महीने का टाइम है इनमें से जो भी पहले हो जाता है या तो 1 महीने का टाइम या फिर सक्षम प्राधिकारी जो आपके डीएम कमेटी होगी उनके द्वारा कोई आदेश जारी किया जाता है, इनमें से जो भी टाइम पहले हो जाता है वहाँ पर जब तक आदेश नहीं हो रहता है तब तक के लिए जो आज की यथास्थिति है वही बनी रही। इसका मतलब है कि जो याचियों को स्टे दी गई थी, स्टेटस क्यों किया गया था, वो बना रहेगा। याचियों को करीब 1 से 1.25 महीने की मोहलत और मिल गई है, उसके बाद फिर उनके भविष्य पर जो डिसीजन है वो लिया जाएगा। तो साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश की कि जो हमारा समायोजन के तीसरे चरण पर एक डिसीजन आया है आज, वो क्या था, किन किन को अफेक्ट करेगा, क्या सारी चीज़ें हमने आपके साथ विश्लेषण करने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।